आपके लिए मैप ओपन करता हूं। जो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट्स, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है? एक तो सामान्य सी बात है कि नाम से ही आप जान जाएंगे कि बहुउद्देश्य यानी कि विभिन्न उद्देश्यों को एक साथ पूर्ण करने के लिए ये परियोजनाएं चलाई जाती हैं। अब ये बहुउद्देश्य क्या है? तो इन बहुउद्देश्यों में यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट चलाया जाए तो उससे विद्युत उत्पादन भी हो जाए, उससे सिंचाई की सुविधा भी उत्पन्न हो जाए, उससे पेयजल की व्यवस्था भी हो जाए, उससे ड्रेनेज पैटर्न को भी सुधारा जा सके, उससे उद्योगों में भी पानी पहुंचाया जा सके। इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात आएगी तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कौन बताएगा वो स्टेटमेंट क्या है? उस स्टेटमेंट के बारे में आप बताइए। वो कौन सा स्टेटमेंट है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो स्टेटमेंट दिया था, तो आप बताइए। हाँ, बहुत सारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए इसको चलाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कौन सा एक स्टेटमेंट है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था? वास्तव में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो देश में जल संसाधनों का एक वैज्ञानिक प्रबंधन आप कह सकते हैं, उनके अंतर्गत किया जाता है। एक वैज्ञानिक प्रबंधन, एक सिस्टमैटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से एक बड़ी परियोजना चलाई जाती है। बाढ़ नियंत्रण भी उससे होता है, सिंचाई की सुविधा भी उससे उत्पन्न होती है, बिजली का उत्पादन भी होता है, मिट्टी संरक्षण भी होता है, सब कुछ उसमें शामिल होता है ना। वनारोपण का भी जिक्र आप उसमें कर दीजिएगा, है ना। मत्स्य पालन का भी जिक्र कर दीजिएगा, और पर्यटन केंद्र के तौर पर भी ये उपज आते हैं, मतलब पर्यटन केंद्र के तौर पर भी ये सामने आते हैं, मतलब ऐसे स्थान जो इसके जद में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सकारात्मक पक्ष तो आप जानते हैं कि इसके बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं, उसको तो आपने कह दिया कि ये सकारात्मक पक्ष है। इसके निगेटिव पॉइंट भी कुछ है, जैसे जहां पर भी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जाएगी तो इसके लिए डैम बनाया जाएगा, इसके लिए नहरें निकाली जाएंगी, इसके लिए और व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो बहुत बार जो हमारी उपजाऊ भूमि होती है, क्लास ऐसी कर लीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सोचना आपको ना पड़े। आधुनिक भारत का मंदिर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो उपजाऊ भूमि नष्ट होती है, इससे उपजाऊ भूमि में परिवर्तन हो जाता है, पानी में ये डूब जाती है। कई बार वनों का नुकसान भी होता है, वनों की हानि भी इसके कारण से होती है, वनों को काट दिया जाता है, पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इसके कारण से प्रवासन भी होता है, तो प्रवासन के कारण लोगों को अपना घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ती है, अपना घर छोड़ना पड़ता है। कई बार नदी में गाद जमा हो जाता है, गाद जमा होना, और ये कहां पर होता है? रिवर्स में, नदियों में, तो इनसे भी समस्याएं आ जाती हैं। कई बार अगर कोई बड़ा बांध कोलैप्स करता है, कोई गिर जाता है या कोई दुर्घटना उसमें हो जाती है, तो छोटे स्तर पर भूकंप का कारण भी ये बन जाता है। तो इन हानियों के बारे में भी आप देखेंगे ज्यादातर पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा और फटाफट जो हम जितना भी अध्ययन करेंगे उसके बारे में आप फटाफट बस नोट करते चलिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर नोट करना, यानी कि जो भी हम पढ़े उसको आप बस नोट कर लें, एक शॉर्ट नोट आप बना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। जैसे हम कोई परियोजना उठाएं तो किस नदी पर है, कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना होगी तो किसी न किसी नदी पर होगी। जैसे हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, तो एक बांध के बारे में हमने चर्चा की थी, पोंग बांध के बारे में। तो आप लोग बताइए कि पोंग बांध, मान लीजिए कि हमने बात की पोंग बांध के बारे में, तो पोंग बांध किस नदी पर है? यहां पर 3-4 पॉइंट आपको नोट करते होंगे, है ना। पोंग बांध किस नदी पर है, कहां पर है, किस स्टेट में पड़ता है? तो सबसे पहले तो यहां पे नदी आप नोट करिए, और वो नदी हो जाएगी व्यास,
स्टेट नोट करिए तो पोंग एक गांव पड़ता है, पोंग जो है ये गांव है, और ये गांव आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यहां पर 116 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। और कौन कौन से, ये 116 मीटर ऊंचा है, और कौन कौन से स्टेट है जो इससे लाभान्वित होते हैं? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान भी इससे लाभान्वित होता है। कौन कौन से होते हैं? पंजाब होता है, हरियाणा होता है ना, राजस्थान होता है, और हिमाचल प्रदेश में तो ये है ही है। बांध कहां पर बना है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और इस पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इसकी क्षमता 1020 मेगावाट है। बात समझ में आ गई? तो इतनी इंफॉर्मेशन आप हर एक परियोजना के बारे में आप नोट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक इसी से मिलता जुलता एक बांध है जिसको पंडोह बांध कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर पंडोह एक स्थान पड़ता है, वहां पर पंडोह बांध है। और इस पर भी देहर नामक स्थान पे पनबिजली परियोजना वहां पर लगाई गई है, विद्युत संयंत्र लगाया गया है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में यहां पर सिंचाई भी होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी यहां पर इसके कारण से हो पाता है। तो एक यहां पर नोट कर लीजिए, पंडोह बांध। ठीक है। अब ब्यास जो नदी बहती है वो यहां पर बहेगी, ये ब्यास नदी है ये। ठीक है। तो ब्यास नदी के वाले क्षेत्र में इस जगह पर हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है वहां पर ये दोनों आपको मिल जाएंगे। पंडोह बांध ये भी आपका कहां पर पड़ेगा? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये आपका कौन से राज्य इससे लाभान्वित होंगे? तो पंजाब और हरियाणा इससे लाभान्वित होंगे। पंजाब और हरियाणा में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सिंचाई की। तो इरिगेशन का काम यहां पर इसके द्वारा किया जाता है। और 660 मेगावाट का यहां पर एक प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से एक और आप नोट करिए, और वह है रंजीत सागर। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, रंजीत सागर। अब आपको यह पता चल गया कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें नोट करनी होती है। ठीक है। तो रंजीत सागर रावी नदी पर है। सबसे पहले यहां पर बांध जो बनाया गया है वो थीन बांध बनाया गया है। और थीन बांध किस पे बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। दो इंफॉर्मेशन तो ये बिल्कुल पक्की याद रखिएगा, यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और साथ साथ में बहुउद्देशीय है, तो सिंचाई भी होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और साथ में सिंचाई का काम भी इससे लिया जाता है। ये दोनों काम इससे होते हैं। ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा अर्थफिल बांध अगर आप ढूंढेंगे तो उनमें से एक है ना, ऊंचा अर्थफिल बांध है। अर्थफिल बांध इसको बोलते हैं। ठीक है। ऊंचा अर्थफिल बांध इसको बनाया गया है, यानी कि फिल करके जो बनाया जाता है ऊंचाई पे, है ना। वैसे सबसे ऊंचा कौन सा होगा जिसको ऐसी स्थिति में बनाया जाता है? तो ये बांध हो जाएगा। रंजीत सागर आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। ठीक इसी तरीके से एक नाम मिलता है आपको गोविंद सागर का। अब गोविंद सागर के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है, जो भाखड़ा नागल बांध है ना, तो भाखड़ा बांध के पास में ये पड़ेगा आपको। 88 किलोमीटर लंबा पूरा ये बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है। करोड़ों घन मीटर क्षेत्र में ये जल भंडारण क्षमता इसकी है, और 8 किलोमीटर चौड़ा खूब लंबा ये है ना। और गोविंद सिंह के नाम, गुरु गोविंद सिंह के नाम इसका नाम रखा गया था। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर, भाखड़ा नागल बांध के पीछे ये आपको मिलेगा 88 किलोमीटर ये लंबा है और 8 किलोमीटर ये चौड़ा है, और करोड़ों लगभग 1969.8 करोड़ घन मीटर इसकी भंडारण क्षमता है। कहां पर है भाखड़ा नागल बांध? कहां पर है आप लोग बताइए? भाखड़ा नागल डैम जो है वो कहां पर है? ये देखिए भाखड़ा नागल है, यहां पर आप देखिए, तो यहीं पर आपको ये मिल जाएगा भाखड़ा नागल बांध। बात समझ में आई? तो इसको आप तैयार रखिए, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। ये अच्छा, मैपिंग सबको आती है क्या? आज सारे लोग गायब हैं। मैपिंग सबको आती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, बड़ी समस्याएं हैं। अगर मैपिंग सबको आती है तो
चलिए, जिनको नहीं आती है वो लोग करें, क्या दिक्कत है, हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं आती, ठीक है। तो चलिए, तो ये देखिए, ये इजी वे में आपका सब तैयार हो जाएगा। बाकी पढ़ने पढ़ाने तो आप तो पढ़ते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भाखड़ा के बारे में कर लेते हैं। भाखड़ा जो है ये सतलुज पर दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांध की अगर ग्रेविटी डैम की बात की जाती है तो सबसे ऊंचा है पूरी दुनिया में। भाखड़ा की अगर हम बात करें, भाखड़ा तो सतलुज पे और ग्रेविटी डैम है ना, सबसे ऊंचे ग्रेविटी डैमों में से एक आता है। 222 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 222 मीटर। 222 मीटर ऊंचा डैम है, बहुत ऊंचाई हो गई 222 मीटर, है ना, ठीक है। तो स्टेट तो बता तो रहा हूं, स्टेट जहां जहां पे जो जो स्टेट है उनको तो मैं बताते चल रहा हूं जहां पर जरूरी। और भाखड़ा जो है इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये संयुक्त रूप से लाभान्वित होते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये संयुक्त रूप से इससे लाभान्वित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, एक 450 मेगावाट का है और एक 600 मेगावाट का है। तो रोपड़ एक रूपनगर स्थान पड़ता है, ये जो है यहां पर पड़ता है रूपनगर, है ना, इसी को रोपड़ भी कहा जाता है, रोपड़। तो रूपनगर या रोपड़ कुछ भी आपसे दिया जाए तो उसी के पास में भाखड़ा घाटी पर सतलुज पर दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक भाखड़ा नागल बांध यहां पर है। तो एक तो हो गया भाखड़ा, दूसरा यहां पर बांध है नागल। नागल वास्तव में अलग है, भाखड़ा से थोड़ा सा अलग है। कितने लोग ये बात जानते हैं, भाखड़ा यहां पर अलग हो गया और दूसरा यहीं पर एक है भाखड़ा और दूसरा यहां पर देखिए है नागल। तो नागल बांध वहां से दूर है, नागल जो है ये भाखड़ा से 13 किलोमीटर दूर है, भाखड़ा से 13 किलोमीटर दूर ये बांध स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। 13 किलोमीटर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपको मिलेगा, और इसकी ऊंचाई भाखड़ा की इतनी ऊंचाई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये तो संयुक्त रूप से इसका लाभ उठाएंगे, पंजाब, हरियाणा और पंजाब हरियाणा के साथ साथ में राजस्थान ये संयुक्त रूप से इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन इसकी ऊंचाई उतनी नहीं है और भाखड़ा और नागल दो अलग अलग है, ठीक है। और यहां पर जो जलाशय हैं, जलाशय क्यों बनाए जाते हैं, जो पानी कम ज्यादा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो भाखड़ा पर जब बात की जाएगी तो नागल अलग है और भाखड़ा अलग है, और सतलुज पर ही दोनों हैं। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि है ये भी सतलुज पर, और ये नागल भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको मिलेगा, यानी कि ऊंचाई इसकी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपकी परियोजना है झारखंड में मैथान। मैथान के बारे में जानते हैं, डायमंड वैली प्रोजेक्ट जो है, सॉरी डायमंड वैली कारपोरेशन, सॉरी दामोदर, मैं गलत बोल रहा हूं, दामोदर वैली कारपोरेशन। तो दामोदर वैली कारपोरेशन का हिस्सा है मैथान। मैथान को भी ध्यान रखिए। अब मैथान किसका हिस्सा है, डीवीसी का हिस्सा है, डीवीसी का हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में एक ये हो गई, किन नदियों पर है, तो दामोदर और बराकर नदियों के संगम के पास। वैसे आपको मिलेगा मैथान, जब पूछा जाएगा तो आप बराकर याद रखिएगा, बराकर नदी बहुत बार पूछा गया है। और यहां पर भी 49 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और वो 60 मेगावाट का है। बात समझ में आई, 60 मेगावाट का यहां पर प्रोजेक्ट है। तो बराकर नदी याद रखिएगा। अब डीवीसी है तो कहां पर होगा मैथान, है ना, ये भी एक प्रश्न बनता है।
झारखंड, कई बार लोग कहेंगे पश्चिम बंगाल दामोदर के कारण, तो मैथान को आप याद रखिएगा कि ये झारखंड में है। ठीक है, ये है आपका मैथान, ये यहां पर ये मैथान हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, और वो है आपका तिलैया। नोट करिए, तिलैया। इसी के बगल में यहां पर देखिए, ये दिखेगा, ये आपका तिलैया है। तो तिलैया जो है ये भी बराकर नदी पर ही है, इसीलिए लगे हाथ यहां पर तैयार कर लीजिए। डीवीसी का हिस्सा सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है जानना, और दूसरा बराकर पर है, बराकर नदी पर है, डीवीसी का हिस्सा है। और यहां पर देखा जाए इस पूरे क्षेत्र में एकमात्र कंक्रीट बांध है, कंक्रीट का बना बांध केवल एक यही है। और यहां पर 2000 किलोवाट के 2 बिजली स्टेशन यहां पर लगाए गए हैं, तिलैया। ठीक है कहां? झारखंड में। यहां पर जो डैम बना हुआ है वो कंक्रीट बांध बना हुआ है, अकेला है इस क्षेत्र का कंक्रीट बांध। ठीक है, तो बराकर रिवर पर ही ये भी है, और उस क्षेत्र का अकेला है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ये आपको मिलेगा फरक्का। फरक्का आपको मिलेगा कहां पर? पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, गंगा नदी पर, भारत बांग्लादेश सीमा से बस केवल इस जगह पे आपको मिलेगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह पे। और इसका नाम आप नोट कर लीजिए, फरक्का बैराज। इसका नाम क्या है? फरक्का बैराज। अच्छा, बैराज क्या होता है, किसी को पता है? बैराज बताइए क्या होता है? तो भारत बांग्लादेश सीमा पर है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहां पर देखिए तख्ता पलट होने जा रहा है बांग्लादेश में। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में ये आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, और गंगा रिवर पर मिलेगा, गंगा रिवर पर ये मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको बनाया क्यों गया था? बैराज क्या होते हैं आप लोगों को पता है? बनाया इसलिए जाता है कि पानी जब चाहे रोक सके, जिधर चाहे उधर छोड़ सके। तो हुगली नदी में पानी को मोड़ने के लिए इसको बनाया गया था, जिससे कि अगर शुष्क मौसम आए तो कोलकाता बंदरगाह को पानी दे दिया जाए और उसके गाद को बाहर निकाला जा सके, है ना। कोलकाता बंदरगाह को नौगम्य बनाए रखा जा सके और उसके जो गाद है उसको अलग किया जा सके। और फरक्का बैराज विश्व स्तर पर सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट बैराज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बैराज है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पे फरक्का पे भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी रहता है। बैराज मीन्स बांध और बैराज में थोड़ा सा अंतर है। बैराज में पानी जो रोकने की जो व्यवस्था है वो मोड़ने की व्यवस्था होती है, जब चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे। डैम और बैराज में अंतर होता है, जिधर चाहे उधर छोड़ सकते हैं, पानी को रोका जाता है। बात समझ रहे हैं? बैराज आप देखिए, नदियों पर आपको बैराज बने हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा? फरक्का हो गया। ठीक है ना। और फरक्का भारत और बांग्लादेश के बीच में इसमें विवाद भी रहता है, विवाद के कारण ये जाना जाता है, चर्चा में बना रहता है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला लेते हैं। चलिए, अगर यहां पर आए तो एक आपको मिलेगा हीराकुंड। कौन सा मिलेगा? हीराकुंड। इसको देखिए, यह है आपका हीराकुंड। हीराकुंड कहां पर पड़ता है ये तो आपको पता ही है, यह आपका उड़ीसा में पड़ेगा। नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए नदी कौन सी है तो सब लोगों को पता है। गेट लगे होते हैं वाटर को रोकने के लिए। बिल्कुल, बैराज आप लोगों ने देखे होंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो बैराज तो आपको दिख ही जाता है। लखनऊ में भी गोमती नदी पर भी बैराज बने हुए हैं। ठीक है, तो उड़ीसा और यहां पर जो नदी हो जाएगी वो कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी। महानदी पर, उड़ीसा में महानदी पर। और
यहाँ पे पास में शहर पड़ता है संबलपुर, उससे आप 14 किलोमीटर पास में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, बहुत लंबा है, 4801 मीटर लंबा है, 5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसमें 3.5 लाख किलोवाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है उसकी क्षमता यहां पर है, और 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। बेसिकली ये उड़ीसा से ही संबंधित है। 3.5 लाख मेगावाट ये इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है, और 1 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, इतनी भूमि की ये सिंचाई क्षमता इसमें व्याप्त है। ठीक है ना, 4801 मीटर लंबा है ये, ऊंचाई इसकी है 61 मीटर और गुणे 4801 मीटर। बात समझ में आ रही? गुणे 4801 मीटर, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कानपुर में गंगा बैराज है। सब लोग अपने अपने आसपास देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैराज सबको नजर आएगा। बात समझ में? अच्छा, एक बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में एक स्थान पड़ता है, पिपरी, है ना। तो आप यहां पे नोट करिए पिपरी, यहां पे नोट करिए मिर्जापुर। ठीक है, दूसरा यहां पर नोट करिए रिहंद नदी पर यह बना हुआ है, और भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय यहां पर है ना। सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय यहां पर है भारत में, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है। 446 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, एक और बांध ओबरा में यहां पर बनाया गया है, और इससे जो लाभ मिलता है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, सिंचाई में भी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसमें भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन स्टेट्स को इसमें लाभ मिलता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश मिर्जापुर के पिपरी में है। ठीक है, ये सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब कुछ सागर की बात करते हैं जो आपसे पूछा जाता है। इसमें से एक है जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर। चलिए जवाहर सागर के बारे में बताइए। 3 सागर आपसे पूछे जाते हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इंदिरा सागर पूछे जाते हैं ना। ये आपको मिलेगा राजस्थान में। जवाहर सागर कहां पे मिलेगा? राजस्थान में। नदी होगी यहां पर चंबल, राजस्थान में मिलेगा, चंबल नदी पे मिलेगा, है ना, कोटा के पास में ये मिलेगा। और ये ग्रेविटी डैम यहां पर भी है, 45 इंटू 548 मीटर, यानी कि 45 मीटर इसकी लंबाई है और 458 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ये है क्या? ग्रेविटी डैम। ये ग्रेविटी डैम है। ठीक है, और इसको जवाहर सागर को ही कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछे कोटा बांध तो इसी को समझिएगा। चंबल नदी है, 33,000 मेगावाट की 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो यूनिट्स हैं प्रोजेक्ट की, ये लगी हुई है। ठीक है, 33,000 मेगावाट की यहां पर HEP ये लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 HEP इकाइयां यहां पर लगाई गई है। ठीक है, चंबल नदी पर है। इसी पर कोटा बैराज बनाया गया है राजस्थान में, चंबल पर ही, कोटा के पास में ही आपको ये मिलेगा। और ये जो इससे नहरें, बैराज का काम होता है कि जल को कंट्रोल करके फिर जैसे नहरों पे छोड़ दिया जाता है, तो लंबी दूरी तक नहरें, भाई ज्यादा जल है फिर उसको छोड़ा जाएगा तो नहरों में जल बहता हुआ दूर तक जाएगा, तो नहरें सिंचाई का काम करती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका लाभ मिल जाता है। जो कोटा बांध है तो राजस्थान भी इससे लाभान्वित होता है और मध्य प्रदेश भी
इससे लाभान्वित होता है, काफी फ्लोस में आता है ना। और जो इस समय वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष 2 बार, ये 1 बार रह चुके हैं, दूसरा सत्र इनका चल रहा है, वो कोटा से ही क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, ओम बिरला हमारे नाम के, तो इनका नाम तो आपको वैसे भी ध्यान रखना ही चाहिए। अरे मेरे कारण नहीं, वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। आप समझेंगे अपने नाम की बता रहे हैं इसलिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए अब एक हम चलते हैं हरिके बैराज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है हरिके बैराज कहाँ है और किस नदी पर है, जरा बताइए। क्योंकि हरिके बैराज जो है ये पूछा बहुत बार गया है। हरिके बैराज, हरिके बैराज जो है ये कहां पर पड़ेगा? नदियों में आपको बता दे रहा हूं, एक तो सतलुज नदी है और सतलुज के साथ में दूसरी नदी है ब्यास के संगम पर। और जो इंदिरा नहर है वो यहीं से निकलती है, यहीं से ये निकलती है, इंदिरा गांधी नहर इससे निकलती है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फिरोजपुर जिला पड़ता है पंजाब में, जिले का नाम है फिरोजपुर, और फिरोजपुर कहां पड़ता है? पंजाब में। तो पंजाब के फिरोजपुर से और इंदिरा गांधी नहर, अगर इंदिरा गांधी कैनाल ना होती तो राजस्थान में इतनी अच्छी खेती ना हो पाती, हमारे यहां हरित क्रांति इतनी बढ़िया सफल ना हो पाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हरिके बैराज के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, एक सागर यहां पर देखिए दिया हुआ है, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर, तो इंदिरा सागर को चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगले वाले स्लाइड में। इंदिरा सागर, आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें ज्यादातर ऐसे अप्लाइड प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, इसको आप कूल होके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा घाटी विकास परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ना। ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर को इसी से जल प्राप्त होता है। और देश की सबसे बड़ी जल भंडारण क्षमता अगर आपसे पूछा जाए किसमें है, तो इंदिरा सागर में ही आपको मिलेगी। और इंदिरा सागर ये पड़ता कहां पर है? एक स्थान पड़ता है खंडवा, और खंडवा मध्य प्रदेश में, यहां पर ये इंदिरा सागर है। और इंदिरा सागर नर्मदा घाटी विकास जो परियोजना है, तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी उसका हिस्सा है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की सबसे बड़ी जल भंडारण क्षमता इसमें पाई जाती है। देश की सबसे बड़ी जल भंडारण क्षमता, ठीक है, इसमें पाई जाती है। बात समझ में? जल भंडारण क्षमता इसमें पाई जाती है। खंडवा जिले में स्थित है और यहां पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, बहुत बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है। 125 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं और टोटल 1000 मेगावाट का यहां पर उत्पादन होता है। और लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी यहां पर होती है इंदिरा सागर से। ठीक है, इंदिरा सागर से। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही गए हैं तो एक यहां पर परियोजना आपको मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में ही। यहां पर आप आएंगे तो ओंकारेश्वर एक परियोजना आपको मिल जाएगी। उस परियोजना का नाम है नहीं, महेश्वर, नर्मदा नदी पर ही है ना, यहीं पर है। और इसका नाम है महेश्वर। महेश्वर ये भी आपको नर्मदा नदी पर ही मिलेगी। वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप एमपी स्पेशल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी पर ही ये परियोजना है और वन भूमि को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। वन भूमि पर कोई प्रभाव नहीं, कहने का मतलब ऐसी जगह पे है जहां पर वन भूमि का विनाश नहीं हुआ है इसको डेवलप करने में, ऐसी परियोजना है, इसको माना जाता है। और भारत में पहला निजी वित्त पोषित जल विद्युत बांध भी यहां पर है। फर्स्ट प्राइवेट फिनांस्ड
डैम यहां पर है, मतलब किसी निजी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, सरकार ने इसको नहीं बनाया है। बात समझ में आ रही है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। महेश्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि वन भूमि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मैथान, तिलैया, हीराकुंड, यही दिया हुआ। चलिए इस पर आते हैं। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, बड़े उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं। मैं लगातार इधर थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं। मैं हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा बिजी हूं आजकल, है ना। तो ज्यादातर इधर उधर परिवार के सदस्य और दोस्त के घर के लोग, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। सरदार सरोवर, बताइए सरदार सरोवर के बारे में। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर किस नदी पर है? आंसर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, पढ़िए शांति से, अच्छे से पढ़िए, मैं चाहता हूं अच्छे से ही पढ़िए। नर्मदा नदी नोट करिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, मतलब स्टेट में आपको बता रहा हूं कि किस किस स्टेट में है। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इसमें एक स्टेट और बढ़ाइए, महाराष्ट्र, एंड यहां पर राजस्थान। अब आप सोचिए 4 स्टेट को यह लाभान्वित करता है। केवड़िया गांव पड़ता है बड़ोदरा जिले में, गुजरात में, तो वहीं पर यह स्थित है। केवड़िया, केवड़िया, वडोदरा, और कहां पर यह पड़ता है? गुजरात में। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखिए कि कहां पर पड़ता है, गुजरात में। ठीक है। सिंचाई भी होती है और यहां पर विद्युत उत्पादन भी होता है। यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और साथ में इरिगेशन भी है। बात समझ में आ रही है? इरिगेशन भी है, सिंचाई का काम भी होता है, तो दोनों के लिए ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। और भी इसमें कुछ पूछा जाएगा? कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक परियोजना बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस परियोजना का नाम है उकाई। उकाई, सरदार सरोवर यहां पर है, देखिए ये है सरदार सरोवर, इसको नोट करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है। जब मैं कहता हूं आपसे पूछा गया है, यानी कि एग्जाम में वो पूछा गया है। उकाई के बारे में नोट करिए। सबसे पहले रिवर नोट करिए, तो ये तापी रिवर पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये पूछा गया है, जब तापी नदी गुजरात में प्रवेश करती है, वहीं पर गुजरातियों ने कहा कि आओ, आ गई, अब तुमसे कुछ लाभ उठाया जाए। और मुख्य रूप से यहां पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इसको जाना जाता है। 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहां पर लगा है। सूरत और आसपास के जो पड़ोसी शहर हैं, उनमें विद्युत की आपूर्ति इससे की जाती है। ठीक है। तो सूरत को किसके लिए जाना जाता है? विद्युत आपूर्ति इससे की जाती है। सूरत को हीरा घिसाई के लिए जाना जाता है ना। जौहरी जो है वहां पर हीरा घिसने का काम करते हैं, और हीरा जो है इस समय आप समझ सकते हैं ऑर्नामेंट्स में अगर बात की जाए तो हीरा, और क्या कौन कौन से गहने पसंद हैं लोगों को, जरा बताइए। ठीक है। अच्छा, एक सागर है हीरा कटाई उद्योग के लिए है, और भारत की सबसे बड़ी ऑफिस सूरत में है। किसकी ऑफिस है जो सूरत में ऑफिस बनाई गई है? किसकी ऑफिस है? सूरत में जो बनी हुई ऑफिस है वो काहे की ऑफिस है, ये भी बताइए मुझे।
कौन बताएगा? अच्छा, यहां पर मैं आपको एक सागर के बारे में बताने जा रहा हूं। अच्छा चलिए, सागर के पहले एक स्थान था वहां पर महाराष्ट्र में, सतारा जिले में, और वहां पर भूकंप आया था। उस स्थान का नाम किसी को पता है? वो स्थान है कोयना। सतारा, महाराष्ट्र, कोयना, ये स्थान है यहां पर, कोयना। यहां पर एक सागर का निर्माण किया गया है, एक बांध बनाया गया है, एक सागर का निर्माण किया गया है, और उसका नाम है शिवाजी सागर। शिवाजी सागर का निर्माण यहां पर किया गया है, और मुख्य इसका कार्य है क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहां पर लगाया गया है, जिसकी क्षमता 860 मेगावाट के आसपास है। माना जाता था कि जो कोयना है, कोयना में कभी भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि ये दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है और ये बहुत ठोस है, बहुत रिजिड है, यहां पर कभी भी। अच्छा, माइक को आवाज सही आती है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? तो यहां पर कभी भूकंप नहीं आएगा, कई छोटी छोटी प्लेटों से यह बना हुआ है। ये तब सिद्ध हो पाया जब भूकंप वहां पर आ गया। पहले लोग सोचते थे कि एक बड़ा बड़ा सा प्लेट है और वो बड़ा ठोस है। कोयना जो है, इसकी नदी भी कोयना ही है, ये ध्यान रखिएगा। कोयना नदी पर ही बना है, उसी के नाम पर ही इसको जाना जाता है। यहां पे नदी भी कोयना ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करने जा रहा था, एक सागर, जैसे हमने यहां इंदिरा सागर बात की है, ऐसे ही यहां पर देखिए एक है निजाम सागर। तो निजाम सागर कहां पर है? सबसे पहले आप ये बताइए। निजाम सागर निजामाबाद एक स्थान पड़ता है आंध्र प्रदेश में, अभी भी आंध्र प्रदेश में ही है। वहां पर एक नदी है मंजरा, तो उस पर एक सिंचाई परियोजना और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहां पर लगाया गया है ना। साथ साथ में हैदराबाद और निजामाबाद शहरों को जल की आपूर्ति के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो नदी है वो मंजरा नदी है, जो जगह है वो निजामाबाद है। निजामाबाद ये जगह, निजामाबाद और हैदराबाद में जल आपूर्ति, जल आपूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। और इसका निर्माण भी, जो निजाम सागर है, निजाम सागर का निर्माण भी निजामुल मुल्क ने किया था, और निजामाबाद शहर को भी निजामुल मुल्क ने ही बसाया था। निजामुल मुल्क के नाम से ही इसको जाना जाता है, ठीक है। और पर्यटन स्थल भी है, और बाकी ये इसका उपयोग आप जान ही गए। तो निजामुल मुल्क के द्वारा 1923 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क द्वारा निर्मित। भाई, पानी की जरूरत तो हमेशा थी और अभी भी पानी की जरूरत है, ठीक है। तो ये कहां है? तेलंगाना में, इसीलिए मैंने पूछा था, ठीक है ना। कहां पर है? तेलंगाना में। अब ये हैदराबाद और ये निजामाबाद कहां है? निजामाबाद एक बार सर्च करिए, निजामाबाद किस स्टेट में है? निजामुल मुल्क। वेरी गुड। कुछ लोग थके हारे आते हैं और तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं। निजामाबाद, तो निजामाबाद अभी तेलंगाना में है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो ये कहां पर है? तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कई लोगों ने आज मुझसे जैसे कॉल किया और बताया कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं। फोन मेरे पास हमेशा नहीं रहता है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हमेशा मेरे पास फोन नहीं रहता है। तो फोन हमेशा ना रहने के कारण मैं रिप्लाई हमेशा कैसे दे दूंगा? और लोगों के पास फोन रहता है। तो आप अगर कोई मैसेज करते हैं, आप कोई फोन करते हैं,
कोई जरूरी नहीं है कि वो मैं ही मेरे पास है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखा करें, जब मेरे पास सूचना पहुंचेगी तो मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका एक हो गया निजाम सागर, इतिहास भी कहीं कहीं इसमें आ जाता है ना। दूसरा है हुसैन सागर, निजाम सागर के बाद में दूसरा हुसैन सागर, इसको भी नोट करिए, हुसैन सागर। अब हुसैन सागर कहां पर है? ये भी हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। हुसैन सागर जो है, नाम तो इसका हुसैन सागर है, लेकिन एक ये मानव निर्मित या कृत्रिम झील है, और इस झील का निर्माण कराया था हजरत हुसैन शाह वली ने, बहुत पहले कराया था, 1562 में, है ना। हुसैन शाह ने इसका निर्माण कराया था, हुसैन शाह वली द्वारा, वली द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में पानी की सुविधाएं हो जाएं, सिंचाई की सुविधाएं हो जाएं, इसके लिए इसको निर्मित किया गया था मूसी नदी पर। मूसी नदी पर, हमारे यहाँ मूस चूहे को कहते हैं ना, मूस अंग्रेजी में माउस कहा जाता है, हिंदी का मूस, अंग्रेजी का माउस। तो ऐसे एक मूसी नदी, मूसी नदी की एक सहायक नदी है, मूसी नदी की सहायक नदी, सहायक नदी। आप लोग संडे को भी हमारे यहाँ आके टेस्ट दे सकते हैं, ये सुविधा मैंने ओपन कर दी है। फोन ना रहने का कारण मेरे पास ये भी है कि जो लोग यहाँ पर रहेंगे तो उनके पास फोन रहेगा, तो जैसे सैटरडे से मैं नहीं था, तो संडे को जिनके पास फोन रहेगा तो वो लोग कई बार उठाएंगे, कई बार नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी जैसे भी, या व्यस्त हैं वो, संडे को भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और अभी ये जो झील है, ये वास्तव में नाम तो इसका सागर है। ठीक है, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान इसको बनाया गया था, और हुसैन शाह वली के द्वारा निर्मित किया गया था, और मूसी की एक सहायक नदी पर हैदराबाद की पानी की जरूरतों को, सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और झील के बीच में भगवान बुद्ध की एक अखंड मूर्ति बनाई गई है। ठीक है ना। हाँ, मूस, अरे इसको भी तो माउस ही कहते हैं, ये भी तो चूहा ही है, माउस। तो अंग्रेजी में जो मूस की अंग्रेजी होती है वो क्या होती है? माउस ही तो होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हुसैन सागर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान है ना, कि सागर नाम है लेकिन ये एक कृत्रिम झील है। अच्छा, ऐसे ही एक नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर। नागार्जुन तो एक एक्टर भी है ना साउथ का, और नागार्जुन एक नहीं, नागार्जुन कोई एक्टर है मुझे नहीं पता भाई, बौद्ध धर्म में तो नागार्जुन मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें है पता नहीं। ठीक है ना, कृष्णा नदी पर है, स्टेट आप लोग बताएंगे, कृष्णा नदी पर, बात समझ गए? कृष्णा नदी पर। पीयूष क्या हुआ? स्पाउस कृष्णा नदी पर, और ये कंक्रीट बांध यहां पर बना हुआ है। इसमें नागार्जुन सागर में दो नहरें हैं, एक जवाहर नहर है और एक लाल बहादुर नहर है ना। जवाहर नहर और एक नहर है लाल बहादुर नहर। तो इन दोनों नहरों का ये नाम याद रखिएगा, और इनमें से जो बड़ी है वो लाल बहादुर वाली नहर है। ये 357 किलोमीटर है और ये 349 किलोमीटर है। बात समझ में है? एक्टर नागार्जुन है ना, और नागार्जुन एक बौद्ध धर्म में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, और नागार्जुन एक लेखक भी है। उनसे बड़ा लेखक तो मैं किसी को मानता ही नहीं हूं। बादल को घिरते देखा है, देखा है कि नहीं देखा है? नागार्जुन की एक रचना जो सबसे अच्छी मुझे लगती है, मुझे नहीं पता आप लोगों को
अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसका नाम है अकाल और उसके बाद। कोई जानता है? फ्यूचर पीसीएस ऑफिसर, बताइए क्या दिक्कत है? आप फ्यूचर के अफसर हैं और आपको कोई दिक्कत हो सकती है। नागार्जुन ने एक रचना लिखी थी, अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोहा, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये एक छोटी सी रचना, और इस रचना में अकाल का पूरा दृश्य आपको नजर आएगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। ऐसी दशा कि मनुष्य तो छोड़ दो, कुछ ऐसा भी ना बचा हो कि जानवर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा ले। बात समझ पा रहे हैं आप? ये नागार्जुन ने लिखा था। नागार्जुन वो थे जिन्होंने जब चाहा तो इंदिरा जी को ललकार दिया। नागार्जुन वो थे जिन्होंने मायावती पर कविता लिख डाली। नागार्जुन किसी से डरते वरते नहीं थे। पैसा नहीं कमाया उन्होंने, बस जीवन में एक ही आप ये कह सकते हैं कि पैसा नहीं कमाया। ठीक है, बाकी क्या क्या कमाया आप समझ सकते हैं। अकाल से जो प्रभावित ना हुआ हो तो क्या नहीं जान पाएगा? आप लोग कुछ पढ़ते पढ़ते हैं कि नहीं? बस केवल सिलेबस ही पढ़ते रहते हैं? थोड़ा सा कुछ अच्छी सी किताबें पढ़ा करिए, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं, लेकिन स्तरीय पढ़िए। वो पढ़ने से आपकी लिखने की शैली अच्छी होगी, वो पढ़ने से आप सोच अच्छा पाएंगे, आपकी शब्दावलियां बढ़ेंगी। अकाल से जो प्रभावित ना हुआ। ठीक है, तो ये नागार्जुन सागर के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां से नागार्जुन पे हम पहुंच गए। तो ठीक है, अब कुछ और इसमें अभी बचा हुआ है। एक उसमें हम नहीं कर पाए हैं सेक्शन, मतलब एक ही सेशन में, क्योंकि अभी बचे हुए हैं, तो इसको खींचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? नो सर, किताबी कीड़े हैं तभी आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। किताबी कीड़े होने से सिलेक्शन ना होने का क्या मतलब है? बस स्कूल कॉलेज टॉप करने में लगे रहे। स्मार्ट तरीके से पढ़िए। मैंने उस दिन जो एक सेशन लिया था आप लोगों का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे पढ़ना है। खाली किताब पढ़ने से तो नहीं होगा। मैं यहां पे किताब पढ़ने की बात कर रहा था, वो किताब दूसरी थी, है ना? वो दूसरी थी। वो मैंने कहा कि आप कुछ अपने रुचिकर पढ़िए, जो आप जिसमें रुचि रखते हैं। सिलेबस तो सारे लोग पढ़ते ही हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ने के साथ स्मार्ट तरीके से पढ़िए। कभी प्रैक्टिस करिए, कहीं पर आप कोई चीज फंसे तो किताब में देखिए, कहीं पर नेट का इस्तेमाल करिए। अपने कोर पोर्शन को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, अपनी कमियों को भी जानिए।
कई बार लोग केवल कमियां ही ढूंढते रहते हैं और कई बार लोग केवल अपनी स्ट्रेंथ को ही पहचानते हैं। दोनों देखना पड़ेगा। अच्छा, बांध यहां पर याद हो गया, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और उसमें जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी भी आ गए। थोड़ा स्किल डेवलप करना चाहिए स्मार्ट वे में, बिल्कुल। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको मैंने देखा है कि वो, उनका कोई काम नहीं है, वो केवल दूसरों को परेशान करने का ही स्किल डेवलप करते रहते हैं। वो पूरा जोर लगा देंगे कि दूसरा कैसे परेशान हो जाए। और कुछ लोग होते हैं जो सबको खुश रहने का स्किल उसमें होता है ना, खुश रखने का स्किल उनमें होता है। आप अपने को खुश रखने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं। हॉबीज वगैरह थोड़ी सी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हॉबी में तो हॉबी कोई जरूरी नहीं है कि आपके डिस्को डांस ही करें। हॉबी खाना बनाना भी हो सकती है। आप एक सब्जी बड़ी अच्छी बनाते हैं, उसको बना लीजिए। कविताएं लिखनी भी हॉबी हो सकती है, कुछ लिखना हॉबी हो सकती है, किसी से बात करना भी बैठ के हॉबी हो सकती है, फोन पे नहीं। कुछ भी हॉबी आपकी हो सकती है। लेकिन जब इंटरव्यू में हॉबी की बात आती है तो आप लोग हॉबी तैयार करते हैं कि हॉबी किसे कहते हैं। अरे हॉबी उसे कहते हैं जिसके बिना आप रह ना पाए किए बिना। हॉबी उसे कहते हैं जिसको किए बिना दिन अधूरा लगे। हॉबी उसे कहते हैं जिसको करते समय आप अपनी जिंदगी जीते। कोई मतलब नहीं है आपका प्रोफेशन क्या है, आप तैयारी क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग भी हो सकती है। आप सिलेक्शन ले लोगे, सिलेक्शन लेने के बाद भी अगर आप खुश नहीं रहोगे तो सिलेक्शन लेने का कोई मतलब नहीं। और दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी को कभी वास्तव में नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है ना, आप दूसरों को परेशान करें और ना आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को कुर्बान करें। ये दुनिया किसी की नहीं है। ये मान के चलिए कि आप खुद जब पैदा हुए थे तो जैसे अकेले पैदा हुए थे ऐसे ही अकेले आपको बढ़ना है। सहयोग करने के लिए बहुत सारे हैं, लोग हैं, तो उसमें पीछे खींचने वाले भी बहुत हैं। अंत में आपका व्यक्तित्व ही काम आएगा। बात समझ में? अंत में बस आपका व्यक्तित्व, आपकी चीजें ही आपको काम आने वाली हैं। क्योंकि हर समय मां बाप नहीं रहेंगे, हर समय आपका जो सबसे ज्यादा साथ देने वाला साथी है वो नहीं रहेगा। कितना भी कोई सपोर्ट करे लेकिन लास्ट में आपको अंत में अकेले खड़ा रहना होगा। तो कुछ भी करिए लेकिन खुद को खुश रखने के लिए। और जहां तक बात नसीब की है, जहां तक बात इन चीजों की है, तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो होना है वो होके रहेगा। हो ये सोई जो राम रचि राखा। आप अपना प्रयास करते रहिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अब आप शांत बैठ जाए, जो होगा देखा जाएगा, वही होगा जो राम ने रचा है। यानी कि ईश्वर जैसा चाहेगा, प्रकृति जैसा चाहेगी, अल्लाह मियां जैसा चाहेंगे, यीशु जैसा चाहेंगे, वाहे गुरु जैसा चाहेंगे, जो भी है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और ये दुनिया है, लोग आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे, किसी का जाना खलेगा, किसी के जाने पे कई बार खुशी भी होती है कि वो चला गया, छुट्टी मिला। ऐसे भी लोग, कुछ पल अच्छे लगेंगे, कुछ पल खराब लगेंगे। कोई आपको परेशान ही कर रहा है तो आप सोचेंगे उठ के जाए, और कोई आपका बड़ा ख्याल रख रहा है तो वो जाएगा तो दुख भी होगा। लेकिन अंत में आपको ही झेलना है। और जहां भी रहिए खुश रहिए, थोड़ा सा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए।
पढ़ाई तो करते ही रहना है, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अच्छा करना है। इसीलिए व्यक्ति को एक ना एक आर्ट सीखनी चाहिए। गुनगुनाना ही आ जाए, गिटार प्ले करना आ जाए, पियानो बजाना आ जाए, ढोलक बजाना आ जाए, कुछ नहीं तो पैड ही बजाना आ जाए, ठोक ले, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। कुछ नहीं है तो कई बार मैंने देखा है कुछ लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, दौड़ के अपना वो पूरा करते हैं, रोज दौड़ लेते हैं, उसी में उनकी हॉबी भी है और सारा फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाता है। ठीक है, तो मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को खुश रखना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, दूसरों को परेशान करिए ना, और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो खुद को परेशान होने भी ना दीजिए। कि सबसे ज्यादा योगदान खुद को खुश रखने में आपका ही है। बाकी दुनिया है, सिचुएशंस हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। 5:30 की क्लास होगी और उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना मिडाइवल हिस्ट्री। क्लासेज की संख्या बढ़ेंगी ऐप पर, अब 2 क्लासेज होंगी। इससे जो पिछले वीक का छूटा है इस वीक में कवर होगा, वो एक तो कम से कम हो ही जाएगा। आज मैंने 2 घंटे देके उसको पूरा सही कराया है, तो आप लोग आइएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। उनमें से एक हेडिंग आप डालिए और एक परियोजना है, एक उद्यम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के बारे में नोट करिए। आपसे प्रश्न इन सभी परियोजनाओं पर पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे गए हैं, तो इसको नोट करिए। तुंगभद्रा, सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि किस नदी पर है, तो नदी क्योंकि तुंगभद्रा ही है तो इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। किस जिले में है, तो एक स्थान पड़ता है मल्लपुर, और मल्लपुर जो स्थान है वो बेल्लारी जिले में पड़ता है। और जो बेल्लारी जिला है वो आपका कहां पे पड़ता है ये आप लोग बताएंगे। कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर? कर्नाटक में। और ये जो परियोजना है इसमें कर्नाटक तो है ही है, कर्नाटका के साथ में इसमें आंध्र प्रदेश भी भागीदार है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों की संयुक्त परियोजना है। बिजली भी उत्पादन होता है इसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, साथ में सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसे ही होती है ना। तो सिंचाई के लिए भी इसमें क्या करें, नहरें निकाली गई हैं और नहरें निकाल के सिंचाई भी अच्छे से की जाती है, ठीक है ना। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। एक आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है और वो बांध है अलमाटी। अलमाटी खूब पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अलमाटी मतलब ये मान के चलिए कि पेपर में जितनी बार यहां से क्वेश्चन आया है तो उनमें से 10-20% बार तो पूछा ही गया होगा। ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। अलमाटी जो बांध है, ये डैम बना हुआ है किस नदी पर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह है, तो ये कृष्णा नदी पर है। अब कृष्णा नदी क्योंकि हम लोग मैपिंग कर चुके हैं तो कृष्णा नदी के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो कृष्णा नदी में कृष्णा परियोजना का मुख्य जलाशय जो है वो यही है, ऊपरी कृष्णा परियोजना का। जो अपर कृष्णा परियोजना है, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट, कृष्णा प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट में मेन जो डैम है वो यही अलमाटी डैम है। बात समझ में आ रही है? मुख्य यही है। बाकी इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने मेगावाट का है, क्या है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। वहां का कोई स्पेशल स्टेट का एग्जाम हो तो आपसे जरूर पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आपने जोगफाल पढ़ा था। जोगफाल तो पढ़ा था, लेकिन जोगफाल के पास में ही शरावती नदी पर एक परियोजना है, एक बांध बना हुआ है यहां पर। उस बांध का नाम है लिंगन मक्की। इस बांध का क्या नाम है? लिंगन मक्की। तो जो लिंगन मक्की बांध है, इस बांध को पूछा जाएगा
तो आप यहां पर बता दीजिएगा कि यह शरावती नदी, और ये वही शरावती नदी है जिस पर महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है और सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। मुख्यतः यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए ये जाना जाता है। ठीक है ना। एक सिवाना समुद्र बांध है, कौन बताएगा कि किस नदी पर है? सिवाना समुद्र बांध है ना, सिवाना समुद्र बांध। तुंगभद्रा मैंने जो आपको अभी बताया था, तो ये तुंगभद्रा यहां पर है, ये आपका तुंगभद्रा हो गया। ठीक है, तुंगभद्रा। अलमाटी बांध कहां पर है, जरा ये स्टेट आप बता दीजिए। आप में से कौन जानता है कि अलमाटी बांध कहां पर है, ये बताइएगा। और लिंगन मक्की शरावती नदी पर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा की एक सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक है भद्रा नदी। तो भद्रा नदी में कर्नाटक पर एक भद्रा बांध भी बनाया गया है ना। और ये जो तुंगभद्रा, ये दो नदियां मिलती हैं तो तुंगभद्रा का निर्माण करती है, मैंने आपको बताया था। और एक भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो भी इसी के आसपास स्थित क्षेत्रों में से है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृष्णराज सागर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्या नाम है इसका? कृष्णराज सागर। कृष्ण राज सागर। तो कृष्णराज सागर किस नदी पर है, ये बताइए। कृष्णराज सागर जो है, इसको नोट कर लीजिएगा, कावेरी नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है, मैसूर में पड़ता है, मैसूर पड़ता है आपका कर्नाटक में। नदी आपकी हो जाएगी कावेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, और यहीं पर एक पार्क पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वृंदावन पार्क, तो वृंदावन पार्क आप मथुरा में मत टिक कीजिएगा, ये जो पार्क है ये यहीं पर है, कृष्णराज सागर बांध के पास में, है ना। वृंदावन पार्क, यहीं पर ये पार्क स्थित है, इसके पास में। ठीक है, मैसूर के पास में ये है आपका। वास्तव में यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसको मैसूर से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पर लिखिएगा मांड्या जिला, मांड्या जिला में यह पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहां पर जो हमारे एम विश्वेश्वरैया थे, एम विश्वेश्वरैया ने कृष्णराज सागर बांध में इंजीनियर के तौर पर काम किया था। वो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, आपको पता है। तो उन्होंने इंजीनियर के तौर पर यहां पर काम किया था। मैसूर साम्राज्य के जो शासक उस समय हुआ करते थे, कृष्णराज वोडियार, तो उन्हीं के नाम पर कृष्णराज सागर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से एक बांध आपको मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है, नोट कीजिएगा, इसका नाम है चामराज सागर। चामराज सागर, किसी को पता है चामराज सागर किस पे है? चामराज सागर, चामराज सागर को नोट कीजिए, यह अकरावती नदी पर है, अकरावती नदी पर है। चामराज सागर जो है वो कहां पर है? अकरावती नदी पर है। इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन परेशान मत होइएगा, चामराज सागर अकरावती नदी पर है। अकरावती नहीं कहेंगे, उसको अर्कावती कहिए। यहां पर थोड़ा सा ये अकरा नहीं है, ये अर्का है, अर्कावती नदी पर। ठीक है, अर्कावती नदी पर। और किस, नहीं, अर्कावती नदी पर है, कावेरी नदी पर नहीं है। और चामराज सागर को मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है, पिकनिक स्थल के तौर पर जाना जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में बात है, बंगलुरु को पानी की सप्लाई यहां से होती है। इससे बंगलुरु जो है, पूरा बैंगलोर जो है, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु जो है, ये इसी से पानी पीता है, ये ध्यान रखना है आपको, इसी से पानी पीने का काम वो करता है। ठीक है, पानी की सप्लाई, और भी परियोजनाएं होंगी लेकिन इससे भी जाता है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है।
बिल्कुल सही है। चामराज सागर जो है ये अर्कावती नदी है, अकरा नहीं, अर्कावती, और बिल्कुल बेंगलुरु के पास में है, 35 किलोमीटर के पास में यहां आपको ये मिल जाएगा। एक यहां पर देखिए ये पेरियार दी हुई है, उसको ले चलिए आप। पेरियार, पेरियार केरल के नाम से तो आप वैसे भी जानते हैं, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर मुल्ला पेरियार बांध के पीछे एक मतलब वहीं पे झील है, पेरियार झील, और वहीं पे मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया है। मुल्ला पेरियार डैम, ये बांध बनाया गया है, मुल्ला पेरियार बांध। कभी पूछ लिया जाए तो वहीं ब्रिटिश शासन के दौरान इसको बनाया गया था, और 999 साल का एक लीज समझौता हुआ था। और है तो ये केरल में, लेकिन 999 वर्ष की लीज है, और इस लीज के मुताबिक इसका संचालन तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसे इसको तमिलनाडु के द्वारा संचालित किया जाएगा तो ये केरल और तमिलनाडु के मध्य के बीच विवाद का भी ये कारण रहता है। इन दोनों के बीच में ये विवाद का भी कारण रहता है। ठीक है, तो यहां पर एक मुल्लियार और एक पेरियार, मुल्ला पेरियार जो बोल रहे हैं, तो एक मुल्लियार और एक पेरियार, दो नदी हैं, और दोनों जो हैं वो वहां पर संगम करती हैं। वहीं पर ये डैम बनाया गया है। भाई डैम के लिए पानी चाहिए ना, तो डैम ये बनाया गया है। बात समझ में आई? ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चलते हैं। एक है स्टेनली जलाशय। स्टेनली जलाशय, प्रयागराज में जो लोग रहते होंगे, एक स्टेनली रोड है। जब आप तेलियरगंज से सिविल लाइन जाने लगेंगे तो उसको स्टेनली रोड बोलते हैं, है ना। तो वहां पर प्रयागराज में तो रोड है। जब आप तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको मैटूर बांध का जो जलाशय है वो उसको स्टेनली जलाशय के नाम से जाना जाता है। और इसको माना जाता है कि भारत में सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला जलाशय, जो बड़े बड़े जलाशय हैं उनमें से एक ये भी है। बड़ा सा, इसमें लगभग 1.7 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया है, और यहाँ पे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है ना। मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए पकड़ने का बड़ा जलाशय, इसके तौर पर जो भारत में बड़े जलाशय पाए जाते हैं उनमें से एक इसकी भी गिनती उसके अंतर्गत की जाती है। और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, बहुत बड़ा नहीं है, 240 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। और साथ में सिंचाई जो है तो पास में हो ही जाएगी। जहां पर मुख्य पर्पज क्या होता है ये आपको देखना होता है, कभी कभी ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला है भवानी सागर। भवानी सागर, ठीक है। भवानी सागर जो है ये कहां पर पड़ेगा? सबसे खास बात इसके बारे में क्या है? भवानी जो है, जैसे भवानी यानी माता जी की मूर्ति मिट्टी की बनाई जाती है, तो भारत में सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है ना। बिगेस्ट मत लिखिएगा, बिग शब्द का यूज कीजिएगा। और ये काहे का है? बिग मैं लिखे दे रहा हूं, मिट्टी का निर्मित है, यानी कि मिट्टी से निर्माण किया गया है, मिट्टी से निर्मित है ना, मेड बाय सॉइल, मिट्टी से बनाया गया है। बड़े जलाशयों में से एक है जो भारत में मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, तो सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और मुख्यतः ये सिंचाई के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है ना। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भवानी सागर, ठीक है। और नदी जो यहां पर हो जाएगी ये भवानी नदी ही है, भवानी नदी पर है। और भवानी नदी पर आपसे पूछा जाए कहां पर, तो ये तमिलनाडु में है। टीएन मैं तमिलनाडु को लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। कहां पर है? भवानी
नदी पर है और तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परियोजना है जिसका नाम है बाणसागर। क्या जानते हैं आप बाणसागर के बारे में, इसको बताइए। बाणसागर ये पूरा प्रोजेक्ट है, हिंदी में परियोजना, अंग्रेजी में इसको प्रोजेक्ट बोलेंगे। तो बाणसागर जो परियोजना है उसके बारे में बताइए। बाणसागर के बारे में क्या जानते हैं? एक एक इंफॉर्मेशन सारे लोग बताएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। ये आपको मिलेगा कहां पर? मध्य प्रदेश में मिलेगा। बाणसागर जो है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, यहां पर आके मिलेगा। ठीक है, बाणसागर जो है वो मध्य प्रदेश वाले एरिया में मिलेगा। और इसके बारे में सबसे खास बात है, मध्य प्रदेश कभी कभी लगता है एक तरफ से कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। ज्यादातर ऐसे ही होता है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। लाइफ में अच्छी चीजें मिलती हैं, उनके भरोसे हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों के जीवन में आप पूछेंगे तो बुरी चीजें ज्यादा घटित होती हैं, है ना। और कई बार महीनों नींद नहीं पूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप खूब काम करते हैं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है। आप खूब पढ़ते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है। आप एग्जाम देते हैं, कई बार उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, यही जिंदगी है। आपको मैं बताऊं, ड्राइवर वो कुशल है जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे गाड़ी अच्छी चलाए, बाजार में गाड़ी अच्छी चलाए, भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी अच्छी चलाए, पहाड़ पे गाड़ी अच्छी चलाए। सीधे रास्तों पे, हाईवे पे तो सब लोग गाड़ी चला लेंगे, गियर में डाल दो, स्टीयरिंग पकड़े बैठे हो, एक साइड में अपना चल रहे हो। तो आपकी अगर हुनर की पहचान किसी को करनी है तो वो आपसे गाड़ी हाईवे पे ऐसे नहीं चलवाएगा। उसके तो बेसिक से रूल हैं, वहां पे तो सारे लोग चला लेते हैं। जब गाड़ी आप पार्क अच्छे से कर लें, बैक अच्छे से कर लें, तो जिंदगी की गाड़ी भी ऐसे ही चलती है। जब आप उसको मुसीबतों के साथ जीना सीख जाएंगे तो वही अच्छा है, वही बड़ी बात है। ठीक है, बाणसागर परियोजना के बारे में सबसे विशेष बात है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनका ये संयुक्त उपक्रम है। और इसमें आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और साथ में सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के जैसे सतना जिला है, सीधी जिला है, रीवा जिला है, शहडोल जिला है, यहां पर सिंचाई भी की जाती है ना। बाणसागर किस नदी पर है? मम्मी ने कहा कि ये सोन नदी पर है। देखो, विनेश फोगाट कुछ देर पहले 100 ग्राम वेट ज्यादा होने से डिस्क्वालीफाई हो गई। अब बताइए, इसमें उनकी कोई 100 ग्राम में कुछ आप नहीं कह सकते। 2 दिन मतलब एक टाइम पानी में पियो तो 100 ग्राम का वेट का अंतर आप देख सकते हो। सुबह आप खाली पेट वेट निकालो, जो सही वेट नापने का तरीका होता है वो सुबह सुबह खाली पेट होता है, तो आपका वेट कम आएगा। खा पी लोगे तो वेट ज्यादा आएगा, खाओगे पियोगे तो सब अंदर जाएगा। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिस की कमी नहीं कही जाएगी। लेकिन जो आप कह सकते हैं टैक्टिक्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ तरीके हैं, उनके हिसाब से उनको बाहर होना पड़ा। तो हर चीज आप गवर्न नहीं कर सकते हो। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, बस वही आपका धर्म है, वही आपका कर्म है। और इन चीजों में उलझने से कोई वो नहीं है कि ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। शिकायतियां अंदाज हमको बंद करना पड़ेगा। विनेश फोगाट 100 ग्राम के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत खराब लग रहा है, लेकिन आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, किस नदी पर है बाणसागर परियोजना? तो सोन नदी पर है। आपके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। आप सोचते हो ना कि आप तीरंदाज हो, आप बहुत बड़े शहंशाह हो, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। समय जैसा जिस तरफ आपको ले जाएगा आपको जाना होगा, और उसी में कलाकारी है कि आप उस समय जहां पर वो ले जा रहा है उसमें अच्छा कर पाए। अच्छे दिन में आपने अच्छा किया या किसी ने आपसे अच्छे से बिहेव किया तो क्या है,
बुरे दिन में कोई आपसे अच्छा बिहेव करे तो वो आपका दोस्त, जब आप बहुत परेशान हो, लगे कि दुनिया पूरी साथ छोड़ दी है, तब एक मित्र आपका आके साथ में खड़ा हो जाए और कहे जस्ट चिल यार, छोड़, मैं हूं तेरे साथ। और वो प्रश्न ना पूछे कि क्या हुआ है, काहे परेशान हो, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, कुछ ना करे, समय का इंतजार करे कि एक दिन ये सब सही होगा और आपका साथ दे, तो वो असली मित्र है। और आप भी अपने अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र तभी बन सकते हैं जब आप अपना साथ भी बुरे समय में दे पाए। इसलिए धैर्य की जरूरत होती है, हारने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगली जो परियोजना है उसका नाम नोट करिए, माता टीला। ये भी खूब पूछी गई है, माता टीला बांध है। माता टीला जो बांध है, सबसे ज्यादा इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस नदी पर है। ये बेतवा नदी पर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। दो इंफॉर्मेशन ये आप याद कर लीजिए। और मध्य प्रदेश में होने के साथ साथ ये मध्य प्रदेश और यूपी, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। ये इनकी संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखना है, ये इनकी संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी इससे सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में भी इससे सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में इससे 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि की और उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है ना। अब इसका नाम माता टीला बांध वाले का, इस पे जो परियोजना है उसका नाम रख दिया गया है महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये जो है, तो महारानी लक्ष्मीबाई अगर आपसे पूछ ले तो बेतवा नदी पर है, वही आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, झांसी पास है, झांसी के पास, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, लगे हाथ एक परियोजना और हम पढ़ते हैं, और वो परियोजना है राजघाट। कौन सी परियोजना है? राजघाट परियोजना। अब यहां पे सारी दी नहीं है ना, सारी नहीं दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप आएंगे, इस जगह पे आप पहुंचेंगे, यहां पर, इस जगह पे, तो राजघाट परियोजना आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये संयुक्त उपक्रम है, और बेतवा नदी पर, यहां पर राजघाट, राजघाट बेतवा नदी है, मध्य प्रदेश साथ में उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इतना ही आपके नोट्स में होना चाहिए। आप लोग नोट्स बहुत ज्यादा कभी बार एलोबरेट करके बना देते हो, उसका रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। बात समझ में? सिंचाई के साथ साथ में इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाया गया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और प्लस सिंचाई, दोनों काम इसमें किए जाते हैं। ठीक है, और संयुक्त परियोजना है तो दोनों स्टेट इसका लाभ भी उठाते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है ना। एक 2-3 सागर मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक गांधी सागर है। गांधी सागर आपको मैंने बताया था, यहां पर आप आएंगे, एक इंदिरा सागर है, और ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनके बॉर्डर पे आपको चंबल नदी पे, यहां पर देखिए ये चंबल नदी है, ये देखिए यहां पर, तो यहां पर आपको मिलेगा एक गांधी सागर। ठीक है, इसी जगह पे गांधी सागर, इस एरिया में आपको मिलेगा गांधी सागर। तो गांधी सागर के बारे में आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहला प्रश्न है कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। एमपी प्लस राजस्थान की सीमा पर, बस स्थित है मत लिखिए, इतना ही हो गया। शॉर्ट में पढ़ेंगे तो 2-2 शब्द अगर कम आपको पढ़ने पड़ेंगे तो 1 घंटे में बहुत सारे ज्यादा कंटेंट पे आपकी नजर चली जाएगी। ठीक है, गांधी सागर, गांधी सागर को ध्यान रखिएगा। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, सिंचाई भी इससे होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। नदी आप लोग बताएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और सिंचाई भी होती है, सिंचाई भी होती है। ठीक है, बात समझ में?
गांधी सागर किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल, चंबल नदी पर। बस इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बहुत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। दूसरा एक है यहां पर राणा प्रताप सागर। क्या नाम है इसका? राणा प्रताप सागर। ये यहां से उठाइए, ये है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पर ही है। रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर पड़ता है? एक तो इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिए, रावत भाटा। दूसरी इंफॉर्मेशन है चंबल नदी। ये नोट्स रिवीजन करते जो हम यहां पर 2 घंटे में डिस्कस कर रहे हैं, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और 2-3 क्वेश्चन की तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। और ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, छोटी बड़ी सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी पर है। अगर एक प्रोजेक्ट से एक से ज्यादा स्टेट में चल रहे हैं तो कुछ विवाद होने पर कौन सॉल्व करेगा? इंडियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, मामला जब विवाद हो जाएगा तब तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप करेगी। पहले तो गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके बाद में हाई कोर्ट इसमें नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो नदी विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है ना, हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। और गवर्नमेंट तो इसमें एक पक्षकार एक रहेगी, ये पहले तो समझाने का काम गवर्नमेंट ही करेगी ना। यही आप शायद पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर। जब न्यायिक विवाद हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, क्योंकि कोर्ट केस करेंगे वो लोग अपने अधिकार के लिए। तो सरकार के यहाँ कोई केस तो चलता नहीं है। बाकी वैसे सरकार समझाने बुझाने का काम कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी सुप्रीम कोर्ट ही है बस। ठीक है, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और सिंचाई का काम भी इससे होता है, दोनों है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लस सिंचाई, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो लगभग कॉमन ही है हर जगह पे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इधर आते हैं। इधर के तो काफी हो गए हैं। एक है यहां पर हसदो बांगो परियोजना। हसदो बांगो परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी। यहां पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, इस जगह पे आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो यहां पर आपको हसदो बांगो परियोजना मिलेगी। हसदो बांगो परियोजना। हसदो बांगो जो परियोजना है ये एक नदी पड़ती है, उसका नाम ही है हसदेव नदी। उसका नाम है हसदेव नदी, हसदेव। और हसदेव नदी पर है ये। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भी पूछ लिया जाए आपसे तो छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है कोरबा। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कोरबा में है। और यहां पर एक बड़ा सा बांध बनाया गया है। यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगाया गया है और सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और साथ में सिंचाई, इन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में? अच्छा, एक मैंने नदी आपको बताई थी, महानदी। महानदी आपकी, देखिए ये आपकी महानदी है। तो महानदी के बारे में आपने पढ़ा था कि महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में भी बहती है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ में यहां पर भी बहती है। ये महानदी है। तो महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में है। जब महानदी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो एक रविशंकर सागर परियोजना आपको मिलेगी। रविशंकर सागर, रविशंकर कौन थे? रविशंकर शुक्ल की बात हो रही है। तो रविशंकर सागर परियोजना जो है ये आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में महानदी पर है। धमतरी छत्तीसगढ़ है ना, महानदी पर है। क्योंकि जब भी महानदी पूछी जाती है तो आप तुरंत उड़ीसा में चले जाते हैं, है ना। बताइए
आप लोग बताइए, कोरबा किसके लिए जाना जाता है? कोरबा किसके लिए जाना जाता है? हमसे पूछा मत करिए, तब आप बताया करिए। एक तरफ सोना, एक तरफ कोयला। अरे कोयला भी काला सोना ही है ना। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र को यहीं से जल की आपूर्ति की जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र को जलापूर्ति यहीं से की जाती है ना। पानी की आपूर्ति यहीं से होती है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, सबसे लंबा। कोरबा किसके लिए जाना जाता है? सारे लोग बताएं। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बहुत बेसिक सवाल है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, सुमेलित करने में पूछा गया है ना, तो उसको तैयार रखना चाहिए ना आपको। कोल के लिए जाना जाता है, कोरबा कोयले के लिए। सोने के लिए कौन सा स्थान भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? सोने के लिए कौन सा स्थान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ये सोना स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला मैं पूछ रहा हूं। सोने के लिए आप कह देंगे बेडरूम सबसे अच्छा है ना। ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी क्या है भाई? ऊर्जा राजधानी ये क्या है? तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परियोजनाएं कुछ होंगी, कुछ लिस्ट भी मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। उसको डिस्कस करने का उद्देश्य है देखिए, कुछ परियोजनाएं इस पे दी है, ये मैप भी आपको, जैसे आपसे कभी कभी पूछ ले उत्तर से दक्षिण में इसको सेट करिए, ठीक है। तो यहां पे आप मुख्य मुख्य जैसे राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, गोविंद सागर है, उकाई है ना, भ्योपुरी है, कोयना है, खोपाली है। इस तरीके से उसको तैयार रखिए, बार बार इसको मैप में देखिए, है ना। ओबरा है, बिहंद है, हीराकुंड है, अपर सिलेरू, लोअर सिलेरू, नागार्जुन सागर, इदुक्की है, कोदियार है। जोग वाली जो बात हमने की थी वो यहां पर है। लोकटक, लोकटक कहां पर पड़ता है? लोकटक छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी। अच्छा, ऊर्जा राजधानी, अच्छा ये बात कही जा रही है। ऊर्जा धानी के रूप में प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी। अच्छा, ऊर्जा धानी के रूप में प्रसिद्ध है। थर्मल पावर स्टेशन किसके बारे में आप बता रहे हैं? थर्मल पावर स्टेशन मैंने कुछ पूछा था क्या? चलिए, अब कुछ हमको यहां पर डिस्कस करने हैं, जैसे कुछ परियोजनाएं हैं और इनकी लिस्ट है पूरी, है ना, आपके पीडीएफ में ये रहेगी। तो जैसे चंबल परियोजना है, चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश। अब यहां पर यही प्रश्न ही यही बनता है, ठीक है, प्रश्न ही यही बनाया ही जाता है यहां पर कि जो चंबल परियोजना है तो चंबल नदी पर है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि चंबल नदी तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी, ये नहीं पूछा जाएगा। जहां पर ये नाम चेंज होगा, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी पर नाम है दुल्हस्ती, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर, है ना। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, इंपॉर्टेंट है। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पर। गंडक परियोजना ये नहीं पूछी जाएगी यहां। गंडक पूछा जाएगा तो कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना। लोकटक मणिपुर, ठीक है। और देखिए गंगा सागर परियोजना ये चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश लाभान्वित। अब यहां पे दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर नदी का, जैसे आप लोग दामोदर नदी पे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो चीजें हैं उसको याद करने की जरूरत है ना, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा। आज सब आए हैं घर पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उनको घर पे बतियाने दो, तो एक कमरे पे कहीं जाके या अटरिया पे बैठ के पढ़ो, छत पे निकल जाओ, शाम हो रही है, आराम से एक कोना पकड़ो, चटाई बिछाओ, टेक लगाओ, आराम से बैठ के पढ़ो। बारिश तो हो नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से बाण सागर परियोजना देखो, ये सोन नदी पर है,
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बरगी परियोजना, बरगी नदी, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा, मध्य प्रदेश। ब्यास परियोजना, है ना, जैसा भी हो, ये क्या लिखा हुआ है, ब्यास परियोजना किस नदी पर है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये 3 राज्य हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। ये ब्यास नदी पर ही है, ये ब्यास नदी पर ही। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भद्रा पूछा जाएगा क्या कि कहां पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है। भाखड़ा नांगल सतलुज, ये पूछा जाएगा। और इससे लाभान्वित जो राज्य हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान। तो भाखड़ा में ये सारे आ जाएंगे, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान। भीमा परियोजना पवना नदी पर है, महाराष्ट्र में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंबल परियोजना, चंबल वैसे नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर, चंबल नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान। जैकवाड़ी, गोदावरी, महाराष्ट्र में। ठीक है। काकरापारा किस नदी पर है? काकरापारा परियोजना गुजरात में है, नदी आप लोग बताइए। काकरापारा परियोजना, हाँ कर सकते हैं। उसमें कल हमसे कोई पूछ रहा था कि किसको बनाना चाहते हो, तो मैंने आपका नाम भेज भी दिया है। और आप लोग याद रखिएगा, कल परसों के पेपर में आएगा, विनोद कुमार बने बांग्लादेश के नए पीएम। सर सेट नहीं हो रहा है ना, कहां खालिदा जिया और फिर विनोद कुमार, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है, कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। विनोद कुमार, तो विनोद कुमार, अब मोहम्मद विनोद कुमार अहमद, है ना, विनोद इकबाल मुजफ्फर, इस टाइप का नाम होता तो थोड़ा आपको लगता, लेकिन उसमें विनोद फिर नहीं रहेगा। लेकिन आप अप्लाई करिए, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, मोदी जी भी आपका साथ देंगे। और सारे लोग जितने भी यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, जो लोग आईएएस प्रेप वाले लोग हैं, उनसे मैं आपको वोट दिलवाऊंगा, सारे लोग करेंगे। राहुल जी से भी मैं समर्थन दिलवाऊंगा, नीतीश कुमार भी करेंगे, सारे लोग करेंगे, है ना। देख रहा है ना विनोद कैसे ले रहा है मजा प्रबोध, आप समझ लीजिए। लेकिन आपके साथ हम हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोल बांध परियोजना, ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। कोसी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोयना परियोजना, ये महाराष्ट्र में है, याद रखना है, कोयना नदी याद ही रहेगा। और कृष्णा कर्नाटक, बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेट बैंक घाघरा नहर, ये गंगा पे, उत्तर प्रदेश। मध्य गंगा नहर, गंगा पे, उत्तर प्रदेश। महानदी, महानदी उड़ीसा, कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मालप्रभा कर्नाटक, यहां पर मालप्रभा नदी है और कर्नाटक पे है। मंडी व्यास, ये इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। माता टीला, माता टीला किस पे है बताइए? माता टीला, माता टीला मैंने अभी आपको बताया था, माता टीला बताइए किस पे? और ये मयूराक्षी पश्चिम बंगाल है, और माता टीला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। मिनीमातो बांग्लो हसदेव परियोजना, ये हसदेव बांगो नदी पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब नहीं रहेगा ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये डेटा हटा दीजिए यहां से, बात समझ में? देखो विनोद ने धन्यवाद, तुरंत नेता बन गए हैं और इन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। ऐसे लिखिए, हम आपको आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं या ज्ञापित करते हैं, तब आप अच्छे नेता बनेंगे। अच्छे नेता की जो मतलब वाक्पटुता अच्छी उसमें होनी चाहिए, भाषा शैली भी अच्छी होनी चाहिए। अगर राहुल जी में यही चीजें होती तो आज पीएम वही होते और दूसरा कोई नहीं होता। माता टीला जो है ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मचकुंड परियोजना, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, मचकुंड नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश, बस यहां पर नागार्जुन सागर कृष्णा आपसे पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश भी आपसे पूछा जाता है। नागपुर विद्युत परियोजना,
नागपुर विद्युत परियोजना कोई वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्मदा नर्मदा नदी पे है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नागपा झाकड़ी सतलुज मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये पनामा नदी पर है पनामा परियोजना, और ये गुजरात में है। पंचेत परियोजना दामोदर झारखंड पश्चिम बंगाल, एक इसमें ये काट ही दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और पोंग परियोजना, पोंग परियोजना किस नदी पर है? पंजाब में है पोंग परियोजना, बताइए पोंग परियोजना बताइए किस नदी पर है? ठीक है, बस 2-3 लिस्ट और बची है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। गंगा सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश। घाट प्रभा याद रखना मुश्किल नहीं है, कर्नाटक याद रखिएगा। गिरनार में महाराष्ट्र याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ये पुराना डेटा कॉपी हो गया। हिडकल परियोजना घाट प्रभा, और ये कर्नाटक। हीराकुंड महानदी उड़ीसा, सबको पता है। इदुक्की परियोजना पेरियार केरल, याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर सतलज राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोंग जो है वो ब्यास नदी पर है, चलो यहां पर हम लिख ही देते हैं, ब्यास नदी पर है, ठीक है। ऐसे ही तिलैया, ये बराक बहुत बार पूछी गई है झारखंड। तुलबुल चिनाब बहुत बार पूछी गई है जम्मू कश्मीर। तुंगभद्रा पढ़ ही चुके हैं आंध्र प्रदेश कर्नाटक, याद रखना है। उकाई किस पे है? तापी पे है ना, गुजरात में। और ऊपरी पेन गंगा परियोजना जम्भाई महाराष्ट्र है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उरी ये झेलम है जम्मू कश्मीर। उमियाम परियोजना शिलांग मध्य प्रदेश में मेघालय में पड़ती है, एक्सट्रीमली सॉरी। उमियाम। ब्यास परियोजना ब्यास राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रिपीटिशन हो रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। सरहिंद सतलुज हरियाणा। शरावती आपको याद रहेगा, कर्नाटक बस याद रखना, ये भी याद रहेगा आपको। बाकी शिव समुद्रम ये कावेरी नदी कर्नाटक, बहुत बार पूछा गया है। सतलज चिनाब जम्मू कश्मीर। टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड। और तवा परियोजना ये मध्य प्रदेश में है, तवा नदी पे। पोचमपाद गोदावरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में। पूर्णा किस नदी पर है? पूर्णा नदी पर है महाराष्ट्र में। और कोई नदी आपको पता हो तो बताइए। और राजस्थान नहर परियोजना सतलज रावी ब्यास, ये तीनों के जल के मिलने से चलती है, राजस्थान पंजाब हरियाणा। रामगंगा उत्तर प्रदेश की है, रामगंगा नदी पे। राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान। ऐसे ही रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश। सलाल परियोजना चिनाब पे जम्मू कश्मीर। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ, इसमें अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये हमने जो लगभग 2 घंटे की क्लास में ये पूरा देखा है। 2 घंटे की क्लास पूरी नहीं हुई है, पढ़ाई की बात की जाए तो 1 घंटे 40 मिनट 35 मिनट की क्लास में पूरी परियोजनाओं को देखा। भारत की लगभग सारी परियोजनाएं हो गई हैं, महत्वपूर्ण छोटी बड़ी लगभग सब हो गई हैं। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और आगे जो हमको मैपिंग करनी है, मैपिंग में अब हम कौन सा टॉपिक करेंगे ये बताइए। रामगुंडम आंध्र प्रदेश गोदावरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक। अभी हमको बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह भी करने हैं, ये सारी चीजें करनी है। कल हम करंट अफेयर करेंगे, कल का जो सेशन होगा उसमें, क्योंकि हमको जुलाई का करंट अफेयर 1-2 पार्ट और लेके पूरा करना है। 3 पार्ट हो गए हैं, 2 पार्ट और करके उसको पूरा कर देते हैं। जुलाई आपका कंप्लीट रहे, रिवीजन आपका चलता रहे, ऐप पर भी उसको दे देते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं जो लोग कोर्स में हैं उनका एक और हम सेशन चलाना चाहते हैं। अब उसको देखते हैं टाइम कब सेट हो पाता है, उस हिसाब से सेट कर लेते हैं। थोड़ा रात में भी रख सकते हैं सेशन, मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, जैसा भी होगा। एक सेशन और उनका करते हैं, जैसे इधर मेडोवेल चल रहा है, एक और को उठा लेंगे, सब करा देंगे। वर्ड का खनिज करा देंगे। वर्ड का खनिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड के खनिज से सवाल जो पूछे जाते हैं वो स्टैटिक सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर वाले सवाल तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टैटिक जो एक से एक खोद के निकाल के पूछता है वो आपको रिवीजन करना पड़ेगा।
और एक ब्रॉड लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, उसको कोई पढ़ता नहीं हो। आजकल के क्वेश्चन ज्योग्राफी में बड़े मतलब फुटकर सवाल पूछे जा रहे हैं इधर उधर से। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे जो फिजिकल ज्योग्राफी है जिसको आप विश्व का भूगोल कह के पढ़ते हैं, है ना, सर ज्योग्राफी के पीडीएफ दे दीजिए जो बोले थे, यही वाले ना, ये वाले पीडीएफ दे देंगे इसको, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफी में आज का सवाल जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है, जो कॉन्सेप्ट पे तो बड़ा हल्का सवाल पूछ रहा है, उलझाऊ सवाल 3-4 डाल देता है इधर उधर, लोकेशन पे, खनिज पे, है ना, और ज्यादातर लोकेशन बेस्ड होते हैं, मैपिंग बेस्ड होते हैं, तो वो ऐसे ही तैयार होंगे। ऐसा नहीं जैसे इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा अरे इतनी देर क्या किए, लेकिन इतनी देर जो किए ये फ्रूटफुल है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज सबसे इसमें अच्छी बात है। बाकी पढ़ाई वही करनी चाहिए जो आप, और प्रैक्टिस को करते रहिए। प्रैक्टिस हम लोग अगर करते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि अपने टॉपिक पे हमारी कमांड होती रहेगी। जैसे मुझे भी लगता है कई बार जब मैं क्वेश्चंस देखता हूं तो मुझे लगता है अरे ये एस्पेक्ट हमको बताना चाहिए था या बताया है, वहां से देखो सवाल बन रहा है। कई बार हम जो चीजें पढ़ाते रहते हैं सवाल उस पर नहीं आए हैं, उस पर भी सवाल आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और गरिमा सिंह ये रोने वाली तस्वीर तो आप छोड़ ही दीजिए, ये आप हर क्वेश्चन मतलब आंसर देते समय आप एक रोने थोड़ा सा भेजना है तो हंसने वाली भेजिए, थोड़ा सा सारे लोग देख के उसको एनर्जेटिक फील करें। ये रोने वाली तस्वीर भेजना बंद कर दीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है। हमेशा खुश रहिए, अच्छे से खुश रह के जो काम आप कर सकते हैं वो ऐसे नाखुश रह के या मुंह बना मैं तो बहुत दीनहीन हूं, ऐसा नहीं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी मिलते हैं 5:30 बजे आपके ऐप पर, और उसमें हम निबंध की क्लास करेंगे। निबंध की तैयारी आप हम लोगों के साथ कर सकते हैं, और जो लोग आरओ मेन के बैच में है, बीओ के बैच में है, उनको भी निबंध कराया जा रहा है, तो वो सारे लोग हमारे साथ मिलकर तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल करंट अफेयर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये गरिमा हमको डरा रही है, ऐसा क्यों, ठीक है ना। चलिए, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग खुश रहें और खूब मेहनत करें, और मेहनत करें तो उसका रिजल्ट भी मिले, ठीक है ना। कि सर ने कह दी बहुत दुखी रहती हूं, अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं, दुखियों की मत रहिए, सब लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, है ना, चाहे घर पे रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जिंदगी का मूल मंत्र यही होना चाहिए। भाई बीबी के ये लो चलो ठीक है, आपस में आप लोग लड़ो। थैंक यू सो मच।